नमस्कार दोस्तों, यह है एन सी ई आर टी की कक्षा 9 की, ठीक है ना। ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है। ज्योग्राफी की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। यानी कि जो लाइन है ना, एक एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑथेंटिक बुक सबसे बेस्ट होती है। लगने को तो ऐसा लगता है कि भाई कुछ नहीं है, हैं सब पढ़ रखा है, लेकिन वो ऑप्शन इतना देगा शानदार। और जैसे कि दे दिया, कोई क्वेश्चन दे दिया कि ये है और खालिस्तान दे दिया, और लास्ट में शानदार ऑप्शन दे दिए 4। चल बताइए कौन सा है। तो इसमें जो है, जो अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आई बात समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या अध्याय 6, कक्षा 9 की ज्योग्राफी पाठ्य पुस्तक है। नई सत्रवाड़ी है, 2023-24 वाड़ी। किताब तो वही है, पुरानी वाड़ी, लेकिन क्या है कि इनको मई में संशोधित किया गया था कि जो पाठ है, कोरोना की वजह से जो जो एक्स्ट्रा पार्ट थे, या फिर जो जैसे कि रिपीट हो चुके थे, यानी कि कुछ कुछ आ चुके हैं, जैसे कि जो सती छठी सातवीं में भी है तो वो आठवीं है, या फिर नौवीं में ऐसे हटा दिया। जैसे कि 10वीं में जिसके बारे में पढ़ चुके हैं तो वो 11वीं में हटा दिया, ऐसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुण वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करने से आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। कोयला तब तक चट्टान था कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते हैं, तभी वो आपदा बनते हैं। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है। संदर्भ बिंदु है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। अब भाई पेड़ पौधों के तो लिए इनका क्या महत्व है? भाई मानव के लिए तो महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी स्वरूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपयोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। ठीक, जनसंख्या यहाँ से क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,12,160 लाख थी। ठीक है ना। मार्च 2011 तक कितनी थी? 12,160,000। 12,106 12 नहीं 12,106 है ना। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1,21,00,000। जब इसमें दे रखा है ऐसे ही करते हैं ना, वो ऑप्शन ऐसे देगा 12,106, 12,107, 12,121, 12,106। 12,106 लाख थी। जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी।
यह है 12.1 करोड़ लोग, भारत के 32.8 लाख वर्ग किमी यानी विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। दोबारा देख लें। जनसंख्या का आकार एवं वितरण। भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की अब वर्तमान में 2023 में अपन वर्ल्ड नंबर पे आ चुके हैं, फर्स्ट नंबर पे वर्ल्ड में 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। मार्च 2011 12,106। फिर विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5, फिर है ना 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किमी 32.8 लाख वर्ग किमी विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4। अब यानी कि ये जो विश्व का भूभाग का अपन तो घेरते हैं 2.4 और जनसंख्या का 17.5, तो अगर स्थल भी इतना ही होता ना, या फिर स्थल अगर ज़्यादा होता ना जनसंख्या से, तो फिर बात बढ़िया थी। लेकिन अब जनसंख्या तो है अधिक, है ना, बहुत डबल क्या बहुत फर्क पड़ गया है। ठीक है। और क्षेत्रफल है कम, जब 12,106, 17.5, 32.8, 12.1 विशाल क्षेत्र में समान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1920 लाख है। देश की अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1990 लाख है। अच्छा, 1990 लाख, 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। वो पूछ लेगा भाई अगर उसको मुड़ूंगा। बताइए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 1990 लाख, 1992 लाख, 1990, 16%। 16% एरिया कवर कर रहा है एक ला यूपी। दूसरे ओर हिमालय क्षेत्र के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख की है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश आदि। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। 5.5% है। बताइए राजस्थान की भारत की कुल जनसंख्या कितना परसेंट एरिया कितना परसेंट कवर करता है? ओनली 5.5% है। भाई भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है? अब इसको पहले पीछे पढ़ेंगे, इसको घनत्व के आधार पर बात में जनसंख्या पहले ये देख लेते हैं ये क्या क्या है। विश्व के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में भारत का भाग 2.4%। ये इतना सा कवर करते हैं अपन। बात आ रही है क्षेत्रफल की 97.6, 2.4 ऑप्शन देगा वो 2.3, 2.4, 2.5, 2.4। फिर है 17.5, है ना, 17.5 जनसंख्या, 82.5 है ना, 17.5 जनसंख्या में, क्षेत्रफल में 2.4, 2.4, 2.4, 17.5, 17.5। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधारित जनगणना कहलाती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है।
भारतीय जनगणना जनसांख्यिक, सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। 1872 में। अठारह सौ बहत्तर में है ना। और पहली बार संपूर्ण जनगणना 1881 में। यूपी कितना परसेंट कवर करता है? जनसंख्या का 16। कुल कितनी है? 1990। 2.4 है ना। 32.8। 12,106 लाख थी। आगे चलते हैं। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण। जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर क्षेत्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। अच्छा, बांग्लादेश तथा जापान का। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए। दो 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है। 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। कितना था? 382। जहाँ बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भैया। 382 कितना है जनसंख्या घनत्व? 382। 382 ठीक है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1102। देश का तो है 382 और बिहार का है 1102। 1000 से भी ऊपर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का है 17। क्षेत्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के समान वितरण को दर्शाता है। ये रही है भाई जनसंख्या वितरण। जब सबसे ज़्यादा किसका है? 16% उत्तर प्रदेश है ना, याद होना चाहिए, पूछ लेगा वो। महाराष्ट्र 9% है, बिहार भी 9% है, पश्चिम बंगाल 8% है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश 7, यानी कि आंध्र प्रदेश 7, पश्चिम बंगाल 8, बिहार 9, महाराष्ट्र 9, उत्तर प्रदेश 16। उत्तर प्रदेश 16, महाराष्ट्र 9, बिहार 9, पश्चिम बंगाल 8, आंध्र प्रदेश 7। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो उत्तराखंड 1 है ना, जम्मू और कश्मीर भी 1 है, दिल्ली भी 1 है, हरियाणा 2% कवर कर रहा है भाई, छत्तीसगढ़ भी 2 कर रहा है, फिर पंजाब भी 2 कर रहा है, यानी कि हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब 2-2 है ना। हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब। असम 3, झारखंड 3, केरल 3। असम, झारखंड, केरल, जो उड़ीसा 3-3 के 4 हो गए। असम, झारखंड, केरल, ओडिशा। फिर गुजरात 5, कर्नाटक 5, राजस्थान 6, राजस्थान 6, तमिलनाडु 6, मध्य प्रदेश 6। 6 वाड़े 3 है भाई। राजस्थान 6, तमिलनाडु 6, मध्य प्रदेश 6, और कर्नाटक और गुजरात 5-5, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम। उड़ीसा, केरल, झारखंड 3-3 है, पंजाब 2 है, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा 2-2 है। आगे चलते हैं भैया। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 250 से कम
250 से 500, 501 से 750, 750 से 1000 और 1000 से अधिक। भारत जनसंख्या घनत्व 2011। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2 जून 2014 को। 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। 5/8/2019। ठीक। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। यहाँ पर 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? 29वां। 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। देख 250 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। रेड जोन ये है भाई, देख इसमें ज़्यादा है बिहार और पश्चिम बंगाल। फिर 751 से 1000 केरल है और उत्तर प्रदेश है। वो कैसे देगा क्वेश्चन? वो ऐसे दे सकता है, निम्नलिखित को जनसंख्या घनत्व के आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 751 से 1000, 751 से 1000, 501 से 750, 501 से 750, तमिलनाडु और पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा कितना है? 501 से 750 तमिलनाडु, पंजाब हरियाणा। इसके बाद में 250 से 500, 250 से 500 का ज़्यादा है भाई। देख कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ओडिशा है, झारखंड है, गुजरात है। ठीक। फिर 250 से कम, 250 से कम भी काफ़ी है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। हिमाचल ऊपर है, हिमाचल के नीचे उत्तराखंड है, अरुणाचल अलग है। ठीक। मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड है। ढाई से कम, 250 से 500, 500 से 750, 750 से 1000, 1000 से अधिक। तमिलनाडु और पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा ये कितने हैं? ये 500 से 750 है। जब 1000 से अधिक, फिर 750 से 1000, फिर 500 से 750, 500 से 750। जे के बाद में है 250 से 500, 250 से 500, 250 से कम। ये प्यारा भारत है भाई अपना। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल है ना, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार। ये पश्चिम बंगाल ही है, इधर ये पश्चिम बंगाल ही है। यही नहीं है भाई, पश्चिम बंगाल यहाँ तक है। फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। आगे चलते हैं। ठीक है। चित्र 6.3 का अध्ययन कर इसकी तुलना चित्र 2.2 एवं चित्र 4.3 से करें। इन मानचित्रों के बीच क्या आपको कोई संबंध नज़र आता है? ठीक। कहाँ थे अपन थे भाई साहब, हाँ, असमान वितरण को दर्शाता है।
250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम बताइए। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान, उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। है भाई। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया है। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। मतलब पहला सापेक्ष वृद्धि क्या है भाई? सापेक्ष वृद्धि। दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। पहला सापेक्ष वृद्धि, दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। पहला सापेक्ष वृद्धि है ना, और दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। सापेक्ष वृद्धि क्या होती है पता नहीं भाई। प्रत्येक वर्ष यहाँ 1 बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना, जो ओल्ड वाली है ना उससे 2011 प्रत्येक वर्ष यहाँ 1 दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम। पहले की जनसंख्या जैसे 2001 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या 2011 से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, निरपेक्ष वृद्धि पूछ सकता है वो। निरपेक्ष वृद्धि क्या है? निरपेक्ष वृद्धि भारी भरकम शब्द लग रहा है ना। निरपेक्ष वृद्धि कुछ नहीं है, जो पुरानी वाली है उसको नई वाली में से घटा के। जनसंख्या की वृद्धि दर। जनसंख्या की वृद्धि दर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसका अध्ययन प्रतिवर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्तियों पर। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में, ये पूछ लिया था उसने, बताइए भारत की आबादी 1951 में कितनी थी? 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। 12,100 लाख 3610 लाख से 12,100 लाख हो गई है। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिणाम एवं दर, इसको बाद में करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। ये क्या है भाई? भारत की जनसंख्या वृद्धि 1951 से 2011 के दौरान, जब 1951 वृद्धि दर है ना। हाँ, 1951 और 61 में 10 साल में 21.64, फिर 61 और 71 में 24.8 हैं। इसके बाद में घट गई भाई, नहीं बढ़ी है, घटी है 24.8 से 24.6 71-81 में
फिर 81 वो पूछ लिया था उसने, बताइए किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर घटी थी। जब 51 61 में बढ़ी है, 61 71 में भी बढ़ी है, 71 81 में कम हुई है ना, 24 8 की जगह 24 6। फिर 81 से 91 23.87, फिर 91 2000 2300, फिर 21.54, अब 2001 से 2011 17.64। ठीक है भाई, 17.64, 21 24 24 है ना, 24 8 24 6, 23 8 23 87, 21 54 17 64। भारत की कुल जनसंख्या 1901 से 2000, जनसंख्या 10 लाख में 1901 थी ये, और ये 51 से 2011 और ये 1901 11 है। दस लाख में 238, जनसंख्या लाखों में 238.40 लाख, 252 38 है ना 52, फिर 51 घटी है कि इसमें 52 की जगह 51 हुई, फिर 31 में 78, फिर 318 41 में, फिर 61, फिर 361 से 439 है ना 1961, फिर 71 548, 81 6.83, 91 846, फिर 2000 में 1028 और 2011 में 1210, 1028 1210.19। ठीक, 238 252 251 278 318 361 51 में, 439 548 683, फिर 91 में 846, 2001 में 1028, 2011 में 1210। प्रति 2% वृद्धि दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12100 लाख हो गई। भारत की आबादी 1951 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12100 लाख हो गई है। पहले भी आ चुका है ना, 3610 लाख से 12100। भारत की जनसंख्या वृद्धि का परिमाण एवं दर। जब भाई देख, कुल जनसंख्या 10 लाख में, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि लाख में, वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत। जब 361 1961 में 361 ही है क्या, 1961 में अलग बात, 1951 में 361, 1951 361 ही है। 361, एक दशक में सापेक्ष वृद्धि 42.43 लाख 1.25, 439 है 78.15 है ना 1.96, 548.2 108.92 जब 2.20, 683 135.17 2.22, 683 846 91 की बात है जब 163 2.16 कम हुई है यार 91 में। कम काहे को हुई है भाई, वार्षिक वृद्धि दर कम हुई है,
वैसे तो बड़ी है, 683 से 846 होगी ना। हाँ, 135 से 163 होगी। लेकिन वृद्धि दर कम हुई, वृद्धि दर कम हुई है। 222 के अनुपात में कम हुई है, ठीक है। 1028, 182, 1.97, यानी कि इसके हिसाब से अपन आ गए 1961 के हिसाब से आ गए अपना, फिलहाल में देखी जाए तो 197। फिर 2011 है ना, 1210, 181, 164। ठीक है, आगे चलते हैं, दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। यह जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई। 1951 में कितनी थी? 3,0610 लाख, यानी 3610 लाख 1951 में। और 1981 में यानी 30 साल बाद 6830 लाख हो गई। वो यहाँ से ही पूछेगा। आई बात समझ में? ज़रूरी नहीं है कि गाइडों में क्या क्या आंकड़े क्या क्या दे रखा है, नहीं, वो सिर्फ ऑथेंटिक वो कौन से पूछेगा कि बताइए 1951 जनसंख्या कितनी थी, यहाँ पर 81 में कितनी थी, बस। सारणी 6.1 से पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों? वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है, ऐसा क्यों? किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। 1981 वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1820 लाख की वृद्धि हुई। ऊपर थोड़ी है, नहीं। क्या बोल रहा है कि भाई किंतु 1981 में वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 18 से 20 लाख की वृद्धि हुई। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। 1990 में 18 से 20 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। और वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी थी। कब से? 1981 से। 1981 से केवल 1990 में कुल जनसंख्या 18 से 20 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि दर इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। मतलब जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। पाठ तो नहीं है यार, लेकिन ये समझ में नहीं आ रही बात, 2 बार से ले ले। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। कम वार्षिक दर लगाया जाता है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है।
तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते विश्व के सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। 2045 कहीं भाई 2023 में ही छोड़ दिया। नहीं, ये तो इनका आंकड़ा गलत है यार। 2045 क्या 2023 में। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन 3 मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर एवं मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। धीरे धीरे दोबारा देख ले भाई। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। 1981 से, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रवास यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना, उसको प्रवास कहते हैं। क्रियाकलाप: एक मानचित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाइए। प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण यानी पुष्कारक प्रभावी होते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण पुष्कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं तथा नगर का अभिकर्षण पूर्ण प्रभाव रोजगार वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। कितनी थी? 17.29। बताइए 1951 नगरीय जनसंख्या थी 17.29, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। कम है, लेकिन अगर जनगणना कराई जाएगी ना तो भाई साहब लगभग में 40% होगी अब। 40% तो नहीं, लेकिन अगर देखी जाए ना तो 37 से तो रहा अकेले। हाँ, इतने एक ही है, 37 से 40 के अंदर होगी, क्योंकि काफ़ी दुनिया जा के रहती है भाई बाहर। एक दशक 2001 से 2011 के बीच 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है।
17.29 है ना। और ये कब थी? 1951 की है ये। और 2011 में कितनी हो गई है? 31.80। और 2001 से 2011 में 35 ही नगरों की संख्या अब 53 होगी। किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं। 10 से 19। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। भविष्य के किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें कुछ समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। ठीक है ना, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में से 30 करने, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चे 1000 से 30 कम करने, शिशु मृत्यु दर 1000 में 30 से कम करने। शिशु मृत्यु दर कितनी है? 30 है, तो इसको 30 से कम करना। 14 वर्ष निःशुल्क बनाने के लिए जन केंद्रित प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। ये है भाई। अब पाठ है, कुछ रहा थोड़ी है पीछे? नहीं, कुछ नहीं है। 1951 में कितनी जनसंख्या थी? 3610 लाख। 81 में कितनी हो गई है? 6830। 6830। 3610 लाख और 2011 में 12,100 लाख हो गई है। निरपेक्ष वृद्धि इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। किसे कहा जाता है निरपेक्ष वृद्धि? हाँ, वो ही है। जैसे 2011 की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ये जो ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं ना, उनसे ही आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। ये अपना प्यारा भारत है भाई। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 16, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल 2.4, 17.5, 97.6, 82.5। फिर जनसंख्या का आकार एवं वितरण। आगे चलते हैं ना, क्वेश्चन आंसर। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है?
किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है। जब भाई तो को बात बताऊं, देख आगमन वाले क्षेत्र ये नहीं है, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में प्रवास आबादी की संख्या वितरण यही है प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में। नहीं 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 भाई, जरूरी थोड़ी है प्रस्थान ही प्रस्थान हो। प्रवास प्रस्थान एवं आगमन, भाई जहाँ ज़रूरी है वहाँ से प्रस्थान नहीं हो रहा है, अगर वहाँ आगमन हो रहा है तो भी तो परिवर्तन होगा। हाँ, ये होना चाहिए भाई। गए क्या शानदार क्वेश्चन है। यहाँ आंकड़े नहीं दिए, समझ पे आधारित है। अगर पाठ ढंग से पढ़ा है तो बता देंगे। प्रस्थान करने वाले क्षेत्र में प्रवास किसको कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह जाके बसना। चल ये कर देते हैं अपन तो, है ना, पढ़ा है उसके अनुसार। के जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका कारण है? जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्न में से किसका परिणाम है? उच्च जन्म दर। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या परिणाम की बात है ना। जनसंख्या वृद्धि दर ये है, प्रत्येक वर्ष में लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। ये नहीं है। यही है जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता है। कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिमाण दर्शाता? जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि। बता कौन सा है? देखिए ये तो है नहीं है और ये भी है नहीं है, ये लुभावनी ऑप्शन है। परिमाण दर्शाता है। चल दर कर दी है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है जिसकी उम्र 7 वर्ष तथा वह किसी भी भाषा की समझ के साथ पढ़। यार ये कहाँ आया है पाठ में? देख लेंगे भाई। साक्षर 7 वर्ष। निम्नलिखित के उत्तर संक्षेप में दें। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। 1981 में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही है? आयु संरचना, जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित करें। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। प्रवास जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच का क्या संबंध है? स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक प्रश्नावली बनाकर कक्षा की जनगणना कीजिए। प्रश्नावली में कम से कम 5 प्रश्न होने चाहिए। ये प्रश्न विद्यार्थियों के परिवारजनों, कक्षा में उनकी उपलब्धि, उनके स्वास्थ्य आदि से संबंधित हो। प्रत्येक विद्यार्थी को वह प्रश्नावली भरनी चाहिए। बाद में सूचना को संख्याओं में प्रतिशत में संग्रहित कीजिए। इस सूचना को वृत्त रेखा, दंड आरेख या अन्य किसी प्रकार से प्रदर्शित कीजिए। ठीक। अब है शब्दावली। अवदाब क्या है भाई? ऋतु विज्ञान या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवदाब। अवसादी शैलें, अवसादों से बनी हुई शैलें जिन्हें प्राय परतदार संरचना होती है। जिनमें प्राय वो कौन सी है? अवसादी शैलें। बताइए परतदार संरचना किन में होती है? अवसादी या आग्नेय? अवसादी। आग्नेय शैलें वे शैलें जो
मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है। वैसे नाम से ही पता चल रहा है इनका, है ना। आधार जनसंख्या, दिए गए निश्चित समय किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या। आश्रित अनुपात, आश्रित आयु 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक। 15 वर्ष से कम, है ना, और 60 वर्ष से अधिक आश्रित अनुपात है। एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 65 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात। आंतरिक अपवाय, एक ऐसा अपवाय तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुंचता वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता है। उच्चावच, धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूप रेखा पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। प्राकृतिक रूप रेखा पाए जाने वाले ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उपमहाद्वीप, एक बहुत बड़ा भूखंड है जो महाद्वीप के शीर्ष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? एक बहुत बड़ा भूखंड है जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टता अलग होता है। किशोरावस्था, किशोरावस्था वह आयु जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु इसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में होता है। 10 से 19। जनसंख्या का घनत्व, प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में। जनसंख्या की वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ी हुई जनसंख्या की आधार वर्ष की जनसंख्या से तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय गति से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर, प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जन्म दर, जलोढ़ मैदान, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन गाद या शिला कणों वाली कांप अथवा जलोढ़ के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जीवन प्रत्याशा, प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु, है ना। जन्म दर, जलोढ़ मैदान और जीवन प्रत्याशा। जीवोम, एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह। जीवोम एक सी जलवायु दशाओं वाले। झील, एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो। नवीन या युवा पर्वत, प्रकृति के भूपटल के नवीन दौर में बने मोड़दार या बलित पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स, एंडी तथा रॉकी पर्वत। हिमालय, आल्प्स, एंडी तथा रॉकी पर्वत। निमज्जन, जलवायु विज्ञान में यह हवा नीचे जाने वाली गति है। भूगोल विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। निमज्जन, जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने की क्रिया से है। निमज्जन, नेशनल पार्क, एक आर्कटिक क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन जीव जंतु तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है। पठार, विस्तृत ऊपर उठा हुआ एक भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल वाले हो। फिर है पर्यावरण, वह परिवेश अथवा परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्यावरण। पर्वत,
पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है। आई बात समझ में? पर्वत तलक है, आएगा यहाँ से क्वेश्चन। पर्वत पठारन है। पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है और साधारणतः तीव्र ढालों वाला होता है। पशु पक्षी। किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। पशु पक्षी। किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा। प्रेवेशन, प्रेवसन, प्रेवसन, प्रेवसन। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रेवसन कहलाता है। प्रेवसन। प्रेवसन, प्रेवसन क्या है भाई? पशु पक्षी। किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा ने पर प्रेवसन, प्रेवसन, प्रवसन। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवसन कहलाता है। आंतरिक प्रवसन का अर्थ है लोगों का एक ही देश में आना जाना तथा बाह्य प्रवसन करते लोगों का एक देश से दूसरे, प्रवास बोल सकते हैं इसको ना, आना जाना। तब लोग एक देश से दूसरे देश में आते हैं तो इसे अप्रवास, इमिग्रेशन कहते हैं, और जब वे उस देश को छोड़ते हैं तब उसे उत्प्रवास कहते हैं। अप्रवास जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इसे अप्रवास कहते हैं, जब वे उस देश को छोड़ते हैं तो इसे उत्प्रवास। अप्रवास और उत्प्रवास, एक देश से दूसरे देश में जाके, है ना, वो तो है अप्रवास। और जब इस देश को छोड़ते हैं तब इसे उत्प्रवास कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों से मिलकर बना है। भ्रंश, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती है। भ्रंश, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें, आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती है। आंतरिक भूभाग, भारतीय भूभाग, भारतीय भूभाग। भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारतीय भूभाग, भारत का वह भाग जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तथा गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। भारतीय मानक समय, भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, पूर्व है, ऐसे समझ में, पूर्व है का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणित समय माना गया है। फिर ये क्या है? भूगर्भीय, पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भीय प्लेट, पर्वतीय प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसन्नति, भूसन्नति, भूपट्टी में बहुत गर्त अथवा द्रोणीय या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसंहितियों से अपरदित मलबे के निचमन के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है, फलस्वरूप अवसादी सेलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। भूसन्नति, भूपट्टी में बहुत गर्त अथवा द्रोणीय या सैकड़ों किलोमीटर तक फैली एक गहरी खाई जिसका तल दोनों किनारों की भूसंहितियों से अपरदित मलबे के निचेपन के कारण धीरे धीरे धंसता जाता है, फलस्वरूप अवसादी सेलों की मोटी परतों का निर्माण होता है। मृत्यु दर क्या है भाई? प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून क्या है? एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना, एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न होता है। उल्टी दिशा में बहना है मानसून। मिलियन प्लस सिटी, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। मैदान, समतल अथवा बहुत कम ढाम वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र। रूपांतरित या कायांतर सेलें, पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अपसादी सेलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन द्वारा बनी हुई सेल है।
आ गिरने अथवा अवसादी जलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण। लिंगानुपात। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लेगून है खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाणुओं के कारण बनती है। लेगून होती है खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों तथा समुद्री जीवाओं के कारण बनती है। वनस्पति क्या है? किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण। बैलय क्या है? बैलय पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र की शेल परतों में पड़ने वाले मोड़ या बैलय। स्थलमंडलीय प्लेटें ध्रुवतला मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। स्थानीय समय हिमानी बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। हिमानी बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। अच्छा हिमानी है वो। ये भाई साहब किताब हो चुकी है पूरी, ठीक है ना। बार बार पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ठीक ऑथेंटिक पढ़ें। ये है भाई आश्रित अनुपात। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। किशोर जनसंख्या 1951 में 3610 लाख 12100। 1990 में 18 से 20 लाख की वृद्धि हुई थी भाई। 1990 में है ना 3610 और 81 में 6830। 3610 है ना 11 में 12100, 81 में 6830। फिर 90 में वृद्धि हुई है कितनी? 1820 तथा 2035। ये तो 2023 में तोड़ दिया रिकॉर्ड तो है। 238 1210। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।